वेलकम एट फिजिकोहॉलिक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, बेसिकली रिवीजन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, फिजिक्स का 12th का ये चैप्टर है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो भी फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे एंड सारी की सारी थ्योरी को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, so the first topic that we are going to discuss in today's session is magnetic flux। पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। जिस तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को भी। ठीक है ना, तो अगर मैं पहले इसकी डिफिनेशन बोलूंगा आपको, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगी एक एरिया को, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से अंडरस्टैंड करना, जिस तरीके से हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक एरिया को क्रॉस करेंगी, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, इन द सिमिलर वे यहां पर हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में हम बोलेंगे वो मैग्नेटिक लाइंस, जितनी मैग्नेटिक लाइंस एक एरिया को क्रॉस करेंगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक एरिया है, लेट मी कॉल दिस एरिया एज ए। अब इससे अगर एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस एरिया को क्रॉस किया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड करना है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जो फाई होता है ये होता है बी डॉट डी एस, और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट के साथ हम कॉस लेते हैं, दैट मीन्स बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एरिया है, ये सर्कुलर एरिया मैंने लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा एरिया को यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, इस एरिया को ये डी एस है, दैट मीन्स ये स्मॉल एरिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है बी इन दैट वे। करेक्ट, आप फिगर को देख सकते हो। और ये जो बी एंड एस है, डी एस है, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इंक्लाइनेड है टू ईच अदर। अब इन दैट टाइम, एट दैट टाइम क्या होगा, जो d5 होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इस स्मॉल एरिया से जो पास होगा वो कितना होगा, b, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड दिस, एंड डॉट ds, दैट मीन्स डॉट दिस इज द एरिया, बेसिकली द स्मॉल एरिया, और इसी को हम लिखते हैं b ds cos ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड किया यहां तक। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना, ये हो गई सेकंड बात। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में याद रखना है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आउटवर्ड्स होगा तो हम उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, एंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड्स होगा तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव। अब अंडरस्टैंड करना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आउटसाइड होगा, आउटवर्ड्स होगा, दैट मीन्स जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लेंगे, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, एट दैट टाइम इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा की वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना, इन द सिमिलर वे जब मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड्स होगा, तो जब ये इनवर्ड्स होगा उस टाइम हम लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को नेगेटिव साइन। ठीक है ना, एंड ये आपको याद रखना है, एट दैट टाइम ये जो थीटा है इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 90। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कभी कभी हमें बताया जाएगा कि थीटा की वैल्यू दी गई होगी और हमें बताया जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, हम आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स अकॉर्डिंगली उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स से एसआई यूनिट देखोगे तो वो होता है वेबर। आपने यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा, जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा, मैंने लिखा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, बी क्या होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला, एंड एरिया का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दैट मीन्स टेस्ला मीटर स्क्वायर जो होता है वही होता है एक वेबर के इक्वल टू। ये आप यहां पर याद रखिएगा, अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर दैट आता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो होगी वो होगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
field and multiplied by the dimensional formula of area। यहाँ पर आएगा एरिया, ठीक है ना। तो उसको अगर हम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू ml2 t-2 एंड यहाँ से एरिया और एक एरिया यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा a-1, ठीक है ना। तो ml2 t-2 a-1 ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके साथ साथ ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था एवरीथिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड भी किया। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने देखा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दैट हमने डायरेक्शन को देखा, हम पॉजिटिव कब लेते हैं, हम नेगेटिव कब लेते हैं। हम जब पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं एट दैट टाइम हम एंगल की वैल्यू क्या लेते हैं। जब इनवर्ड फ्लक्स होता है दैट मीन्स व्हेन नेगेटिव फ्लक्स होता है एट दैट टाइम जो थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वेबर होता है। एंड हमने देखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फैराडेज दिस लॉ ये बोलता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मींस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है जब भी, हमने अभी पढ़ा फ्लक्स क्या होता है, ये बोलता है जब भी फ्लक्स चेंज होगा दैट मींस phi2 माइनस phi1 विद रेस्पेक्ट टाइम, अगर ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो इससे क्या होगा, इससे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा d by dt ऑफ फाई, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टैंड किया इसको भी। अब यहाँ पर देखो ये अगर एक टर्न होगी, एक कॉइल की एक टर्न होगी तो उसके लिए ये है। अब अगर n टर्न्स होगी तो उसके लिए n टाइम्स डी फाई बाई डी टी होगा, ठीक है ना। हमने अभी बताया जो फाई है इसका मैंने अभी बताया बी ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू होती है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर फाई के इंस्टेड में यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड किया इसको भी। नाउ इसके बाद ये था मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। इसके बाद हम अगर बात करेंगे डायरेक्शन की, तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस टाइम्स तब हम लेते हैं। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की तो मैग्नीट्यूड में हमने लिया था ईएमएफ इक्वल टू एन टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ फाइव, ठीक है ना। ये हमने लिया था मैग्नीट्यूड सिर्फ। जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो डायरेक्शन बेसिकली इसकी अपोजिट होती है, डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर एक क्लोज्ड सर्किट होगा, अगर एक क्लोज्ड सर्किट होगा दैट मींस उसमें एक रेजिस्टेंस भी होगी, आर होगी, ठीक है ना। जब हमें ईएमएफ पता है तो हमें करंट भी पता लगेगा, आई भी पता लगेगा। देखो बेसिकली हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि करंट जो होता है ये होता है V अपॉन R, करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो V है इसको हम EMF लेते हैं यहाँ पर एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इन दैट वे हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि करंट क्या होगा एक सर्किट में, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हम I की वैल्यू देखेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी E के बदले यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो दैट मीन्स माइनस टाइम्स n d बाई डी टी ऑफ फाई एंड दिस इज गोइंग टू बी R। तो ये आ जाएगी करंट की एक्सप्रेशन। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूला से उसको कर सकते हैं, जहां पर R इज द रेजिस्टेंस, डी फाई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टाइम, ठीक है ना। ये हो गया करंट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने और एक चीज पढ़ी है दैट जो चार्ज होता है जो चार्ज होता है Q से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट्स इक्वल टू करंट टाइम्स टाइम, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे अगर हमें कभी कभी चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड चार्ज को मैं यहाँ पर बोलूंगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू से एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी आई दैट्स करंट मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब आई की वैल्यू ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो दैट मीन्स माइनस टाइम्स एन डी बाई डी टी ऑफ फाइव अपॉन आर
एंड मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा ये dt। तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा फॉर चार्ज, ये आ गया यहाँ पर चार्ज। तो चार्ज के लिए जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -n/r d∅। ठीक है ना, ये आ जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा एक सर्किट में। ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पर ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गई इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है इंड्यूस्ड पावर। देखो जिस तरीके से हम पावर को पढ़ते हैं, एक सर्किट में पावर कितना होता है, पावर होता है v²/r। ठीक है ना। अब अगर एक सर्किट की रेजिस्टेंस है r एंड ईएमएफ वहां पर डेवलप होगा कितना, v होगा वहां पर ईएमएफ डेवलप। तो हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो पावर इंड्यूस होगा वो कितना होगा, E²/r। ठीक है ना। अब ई स्क्वायर को कैसे लिखोगे, ई की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करो, हम लिखेंगे n² d∅/dt का स्क्वायर, ये आ गया ई स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय आर, उसको मैं यहां पर लिखूंगा। तो ये आ जाएगी पावर की एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना, हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, लेट मी चेंज द पेन, हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है BA cos ऑफ थीटा। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे इंड्यूस क्या होता है, उससे करंट इंड्यूस, उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहां तक अंडरस्टैंड किया। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारी वेज होती है कि हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कैसे चेंज होगा, अंडरस्टैंड करना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक कंडक्टर है उसको हम मूव कराएंगे, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर ये एक कंडक्टर है। जब हम इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो पहले सिर्फ इतना एरिया कवर किया गया था मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम इसको और मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसका ज्यादा एरिया यहाँ पर कवर होगा। ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर चेंज करेंगे, अगर एक वायर की हम, अगर एक कंडक्टर की हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो एरिया होगा अंडर द मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज होगा। जब एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, विच इन टर्न रिजल्ट इन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अंडरस्टैंड करना वहां पर ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। अब इसी मोशन की चेंज से, जब हमने एक वायर को मोशन में लाया, अब उसकी चेंज से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। इसी को हम और एक कैटेगरी में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। आपने पढ़ा होगा 12th में। मोशनल ईएमएफ होता क्या है, सपोज करो ये एक रॉड है हमारी, यहाँ पर दिस इज अ रॉड, एंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है हमने मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी है। ठीक है। अब ये जो ये कंडक्टिंग रॉड है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टैंड करना, ये जो रॉड है इसकी लेंथ है L। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या बोलता है, अगर ये वेलोसिटी v से चलती है ये रॉड इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये बोलता है जो ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो कितना होगा, b। दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड multiplied by L. L is the length of the rod and multiplied by V. V is the velocity by which the rod is moving in the magnetic field. VLV इसको अंडरस्टैंड करना, और इसको हम लिख सकते हैं VLV साइन ऑफ थीटा। ये जो रॉड है अगर ये एक सर्टेन एंगल थीटा बनाएगी इस बी के साथ, ठीक है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड ये है रॉड, ये जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। अगर इन दोनों के दरमियान एक एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, तो एट दैट टाइम हम लिखते हैं जो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा BLV साइन ऑफ थीटा, BLV साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B and the velocity through by which the conductor is going on। ठीक है। यहां तक इमोशनल ईएमएफ को अंडरस्टैंड किया। अब देखो जो मैग्नेटिक, अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे तो एट दैट प्लेस ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा जीरो के इक्वल टू, क्यों, क्योंकि जो BV होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बी होगा वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल टू होगा। इसको भी आप यहाँ पर रिमेंबर कर लीजिएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो, अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे इन ए लूप, एक लूप में मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। अब सपोज करो एक कंडक्टिंग रॉड है, वो मूव करती है
टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स पे, ये दो कंडक्टिंग रेल्स है, इन पे एक रॉड मूव करती है, ठीक है ना। ये रॉड जो है ये भी कंडक्टिंग है एंड ये जो दो रेल्स है ये भी कंडक्टिंग है। अब इससे क्या होगा, इसकी मोशन से यहां पर भी, यहां पर फॉर एग्जांपल v इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, l is the length of this rod and v is the velocity by which this rod is moving on the two rails। अब यहां पर जो emf प्रोड्यूस होगा, यहां पर अगेन जो emf प्रोड्यूस होगा वो अगेन कितना होगा, BLV, जिस तरीके से हमने वहां पर देखा मोशनल EMF में, ठीक है ना। अब यहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर हम एक लूप में डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन हम लेते हैं किससे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें डायरेक्शन देखनी होगी, हम पहले क्या करेंगे, हम एक एरो डालेंगे। दिस इज अप टू अस कि हम एरो किस डायरेक्शन में लेंगे, और ये हम मानेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इसको हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अंडरस्टैंड करना इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा थंब है, राइट हैंड का थंब है जो है, उसको हम अलाइन करेंगे अलोंग दिस करंट आई एंड फिर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। अगर हमारी जिस साइड की तरफ हमारी फिंगर्स कर्ल हो जाएंगी, दैट विल गिव अस द पॉजिटिव नॉर्मल डायरेक्शन एट दैट प्लेस, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर इनसाइड आएगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। यहां पर भी अंडरस्टैंड करना इसको। इसके इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे, इंड्यूस्ड करंट आई होता है किसके इक्वल टू वी अपॉन आर। दैट मींस यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, BLV, दैट मींस BLV डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग पार्ट। उस कंडक्टिंग कंपोनेंट का रेजिस्टेंस क्या होगी, आर होगी उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वहां पर कितना डेवलप होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम FM से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल बी BIL, वेयर B इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, I इज द करंट जो हमने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया, एंड L इज द लेंथ। अब I की वैल्यू यहाँ से डालो तो हम लिख सकते हैं B, I के इंस्टेड हम यहाँ पर लिखेंगे BLV अपॉन R एंड दिस इज अगेन L। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट वो आ जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो ये आ गया यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स FM, इसको भी यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, करेक्ट। इसके बाद इसके बाद बात करेंगे हम रोटेशनल EMF की। अब रोटेशनल EMF क्या बोलता है, आप एक कंडक्टिंग रॉड को कंसिडर कीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, इसकी लेंथ है L, ठीक है। इसको हमने कंसिडर किया। अब ये रोटेट करती है अबाउट अ पॉइंट, दिस इज एन एक्सिस, इसके अराउंड अगर ये रॉड रोटेट करेगी, अब इसमें क्या होगा, ये रोटेट करेगी, किस तरीके से ये रोटेट करेगी, इसकी लेंथ हमने यहाँ पर देखा L है, और ये रोटेट करेगी विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से, और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। तो ये क्या बोलता है, जो EMF यहां पर डेवलप होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे EMF का इस रॉड में जो एक रोटेशनल मोशन में है, तो उसी को हम बोलेंगे रोटेशनल EMF। एंड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे दैट विल बी हाफ ऑफ B L स्क्वायर ओमेगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहां पर रिमेंबर कर लीजिएगा। व्हाट इज B? B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैं लिखूंगा B इज द मैग्नेटिक फील्ड, omega is the angular velocity, L is going to be the length of that rod, length of rod। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल EMF। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट्स सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस हमने सुना होगा, तो सेल्फ इंडक्शन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन है क्या? ये एक ऐसा फिनोमिना है,
यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो क्या बोल रहा है, जो करंट एक कॉइल में होगा या एक सर्किट में होगा, जब वो चेंज होगा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्रोड्यूस। ठीक है ना। अगर एक कॉइल है, अगर उसमें करंट चेंज होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉइल, अगर इसमें जो करंट है अगर ये चेंज होगा कंटिन्यूअसली, तो या एक सर्किट है हमारे पास, उसमें जब करंट चेंज होगा उससे क्या होगा, उससे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, दैट विल अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपनी चेंज को अपोज करेगा। अंडरस्टैंड करना, यहां पर जो ईएमएफ यहां पर प्रोड्यूस होगा वो करंट को अपोज नहीं करेगा, बल्कि वो चेंज इन द करंट को अपोज करेगा। दैट मींस अगर करंट इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज को अपोज करेगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वो उस डिक्रीज को यहां पर अपोज करेगा। ठीक है ना। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना। दैट मींस इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अब इंडक्शन के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है। इंडक्टेंस के बारे में पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, दैट इज इट्स द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये एक मटेरियल की या एक कंडक्टर की, ये एक कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। इंडक्टेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, दैट्स अगर हम एक आइडियल इंडक्टर की बात करेंगे, व्हाट्स एन आइडियल इंडक्टर। एक आइडियल इंडक्टर होता क्या है, एक ऐसा इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल टू होगी। दैट मींस एक ऐसा इंडक्टर जो जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा एक सर्किट में, उसको हम बोलेंगे एक आइडियल इंडक्टर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपको याद रखना है, इंडक्टर डजंट अपोज द करंट। जो मैंने अभी आपको बताया, ये करंट को अपोज नहीं करता है, बल्कि ये इंक्रीज को अपोज करता है या डिक्रीज को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि जो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है डी आई बाई डी टी। जब करंट चेंज होगा तो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जो करंट चेंज होगा ये दो वेज में होगा, या तो ये इंक्रीज होगा या तो ये डिक्रीज होगा, दोनों को हम चेंज बोलेंगे। अब जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो ये क्या करता है, ये अपोज करता है इसी चेंज को। दैट मींस या इंक्रीज को ये चेंज करेगा और इसी डिक्रीज को ये चेंज करेगा, ना कि ये करंट को चेंज करेगा, ना कि ये करंट को अपोज करेगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब सेल्फ इंडक्शन की हमने बात की। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, जब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो होता है वो कितना होता है, मैंने अभी बताया। अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा एक कॉइल में। ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं जो फ्लक्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां पर हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा फ्लक्स विल बी इक्वल टू एल टाइम्स आई। एल इज हियर द कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दैट मींस फाई विल बी इक्वल टू एल आई। ठीक है ना। अब अगर इस एल की वैल्यू में यहां से लिखूंगा तो एल की वैल्यू में लिख सकता हूं फाई अपॉन आई। दैट मीन्स एल इज द इंडक्टेंस। ये क्या है, ये होती है अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट चेंज होगा उससे जितना भी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है ना। 1 वेबर का फ्लक्स जब चेंज होगा, जब एक एम्पियर ऑफ करंट पास होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर एल। ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एज हमने यहाँ पर यूज किया, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा कि ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है -n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अंडरस्टैंड करना इसको। तो फाई का मैंने वैल्यू यहां पर बताया, वो होता है एल आई के इक्वल टू। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर डी फाई के इंस्टेड में यहाँ पर एल आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई के बदले में यहाँ पर लिखने वाला हूं क्या, एल आई। एल इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन एंड I इज द करंट। ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो EMF की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -n, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली, d बाई डी टी ऑफ बी डी एस, क्योंकि b डॉट डी एस दैट विल बी द टोटल फ्लक्स।
दिस विल बी द टोटल फ्लक्स, ठीक है ना। एंड डी बाई डी टी हमने इसके बाहर रखा, क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन दैट टोटल फ्लक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, जो डी बाई डी टी ऑफ एल आई है, एल एक कॉन्स्टेंट है, एल को हम बाहर रखेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ आई। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ई एम एफ जो होता है यहाँ पर वो कितना होगा प्रोड्यूस, एक सेल्फ इंडक्शन में हम पढ़ते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ई एम एफ विल बी इक्वल टू एल डी बाई डी टी ऑफ आई। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इंडक्टेंस, अगर हमें ये एल को कैलकुलेट करना होगा तो हम देखेंगे एल विल बी इक्वल टू ई एम एफ जो प्रोड्यूस हुआ होगा डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी याद रखना, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसके नीचे आएगा एंड ईएमएफ ऊपर आएगा। अंडरस्टैंड करना इसको, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके एसआई यूनिट की बात करोगे तो इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अगेन मैं इसको यहां पर रिपीट करना चाहूंगा, जो फ्लक्स होता है एक कॉइल में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल, ठीक है। अब हमने ये तो लिखा, अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट का यूज करूंगा दैट आई कॉल एज एल। एल में यहाँ पर यूज करूंगा। ये एल होता क्या है बेसिकली, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये याद रखिएगा, और इसी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। इसकी एल की वैल्यू में फाइंड आउट करनी होगी, मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन आई, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इंडक्टेंस को डिफाइन किया। अब अंडरस्टैंड करना, जब ईएमएफ हमने अभी बताया कि ईएमएफ जब प्रोड्यूस होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एन टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ 5, दैट मीन्स एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, माइनस यहां पर बताता है डायरेक्शन क्या होगी इस ईएमएफ की, एंड डी फाइव बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब इस फ्लक्स को मैंने अभी अभी यहां पर बताया आपको कि फ्लक्स की वैल्यू होती है एल आई के इक्वल टू, तो इस फ्लक्स के इंस्टेड में यहां पर एल आई का वैल्यू यूज करूंगा, दैट मीन्स इस वाली इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के बदले में लिखूंगा एल आई, तो जो एल है एल बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी टी ऑफ आई, क्यों? एल एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की जो हमने पहले ही पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस किया, एंड डी आई बाई डी टी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जितना करंट में चेंज होगा एक कंडक्टर में, एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई दिस एल, दैट्स द इंडक्टेंस, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हमें एल को कैलकुलेट करना होगा तो इजीली हम यहाँ पे से कर सकते हैं, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ होगा डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट में कितनी चेंज आई होगी, ठीक है ना। और एक वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E will be equal to n d n phi upon dt, ये basically n is the number of turns, d by dt of bds, what is this, this d by dt of rate of change with respect to time of what, of integral bds, integral bds means total flux, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने बात की एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसका होता है हेनरी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी क्या एक्सप्रेशन होती है और वो क्या होती है। देखो, जब एक सर्किट होता है तो उसमें एक स्टडी करंट को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी स्टडी करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क नीड्स टू बी डन, वर्क इज टू बी डन, उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो वर्क डन कौन करता है, बाय ईएमएफ, द वर्क इज डन बाय द ईएमएफ अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस। अब जो वर्क डन होती है, वर्क डन की फॉर्मूला होती है 1/2 एल आई स्क्वायर, दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल इज द इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई का स्क्वायर, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, ठीक है ना। अब ये जो वर्क डन है यहाँ पर ये स्टोर होती है एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को यहाँ पर एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। वर्क डन जो यहाँ पर हो गया वो क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ ऑफ एल इज द इंडक्शन एंड आई इज द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है ना। अब इसी को, ये जो वर्क डन है यहाँ पर, इसी को स्टोर किया जाता है एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यू से हम उसको डिनोट करते हैं, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, अगेन दैट विल बी हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ टाइम्स एल इज द इंडक्टेंस एंड आई स्क्वायर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आपको दूंगा यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, how to calculate the self inductance of different figures, of different configurations. For example, point number 1,
पॉइंट नंबर 1, फॉर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स, अगर एक सर्कुलर कॉइल है कुछ इस तरीके से, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है n एंड इसकी जो रेडियस है हर एक की वो कितनी है, वो है r। अगर हमें इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, हम बताएंगे द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू L, दैट विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ म्यू नॉट पाई, दिस विल बी n स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द r, दैट इज द रेडियस, ठीक है ना। फॉर ए सर्कुलर कॉइल, अगर एक सर्कुलर कॉइल होगी हमारे पास जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होगी, बहुत सारी टर्न्स होंगी, एंड हर एक टर्न की रेडियस क्या होगी, r होगी। तो उस वाली कॉइल के उस वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, हम कैसे करेंगे, L उसको हम डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r, हाफ ऑफ म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर रिजल्ट को याद रखिएगा। सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज ए सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L होगी, टर्न्स उसमें होंगे n एंड उसका जो एरिया होगा, यहां पर मैं बोलूंगा क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कितना होगा, वो A होगा। अब इन दैट केस अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, म्यू नॉट n स्क्वायर is going to be the square of these number of turns and A is the area of cross section where divided by L and L is the length of that solenoid। देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर ए एल। बेसिकली ये जो कैपिटल N है, ये जो स्मॉल n है, ये जो स्मॉल n मैंने यहाँ पर यूज किया है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, n अपॉन l, ठीक है ना। तो इसको मैं या तो इस तरीके, अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी होंगी तो एट दैट टाइम हम यूज करेंगे म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल, और अगर हमें क्या दिया गया होगा, हमें सीधे नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए होंगे, एट दैट टाइम हम यूज करेंगे म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन एल, एरिया अपॉन लेंथ। ये आप यहां पर याद रखिएगा, दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये थी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, दैट्स फॉर अ टोरॉइड। अगर एक टोरॉइड होगा हमारे पास जिसकी रेडियस r होगी एंड उसके पास नंबर ऑफ टर्न जो होंगी, नंबर ऑफ टर्न जो होंगे एक टोरॉइड के पास वो होंगी n। अगर हमें उसमें क्या करना होगा, L को कैलकुलेट करना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, हम लिखते हैं हाफ ऑफ म्यू नॉट n स्क्वायर वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड r इज गोइंग टू बी द रेडियस। ये आप याद रखिएगा, हाफ ऑफ म्यू नॉट n स्क्वायर r, हाफ ऑफ म्यू नॉट n स्क्वायर r, सिंपल सी फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा और एक रिजल्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, आई गेस द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉन्फ़िगरेशन नंबर 4, दैट इज फॉर ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड A एंड टर्न L। अगर हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है कुछ इस तरीके से, स्क्वायर शेप में एक कॉइल होगी, उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्न जो होंगी वो होंगी n, एंड जो साइड होगा, ये वाला साइड ये भी A होगा अगेन, और एक साइड वो भी A होगा। ये यहाँ पर आप इनसाइड द पेपर ये वाली टर्म्स आप लीजिए, तो उस तरीके से आप इस फिगर को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन दैट केस अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा तो हम लिखते हैं L इज रिप्रेजेंटिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इस फॉर्मूला का, ये एक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला है म्यू नॉट n स्क्वायर A, वेयर A इज द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, n स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट स्क्वायर कॉइल। अगर एक स्क्वायर कॉइल होगी कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसी तरीके से आप यहाँ पर रिजल्ट को भी याद रखिएगा। तो ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये थी सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को तो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन को। व्हाट्स म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन जब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है when EMF is produced in a coil by current I change in the neighboring coil। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें बताता है, अगर हमारे पास दो कॉइल्स होंगी, दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2, ठीक है ना। अगर ये एक कॉइल है, इसमें अगर करंट I चल रही है और जब उस करंट में चेंज आएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंज इन द कॉइल A, जो कॉइल B है, कॉइल B में प्रोड्यूस होगा, क्या होगा प्रोड्यूस, EMF। अंडरस्टैंड करना, हमारे पास दो कॉइल्स है, एक कॉइल एंड दिस इज कॉइल नंबर 2।
कॉइल नंबर ए में करंट जा रही है, अगर ये करंट चेंज हो गई तो कॉइल नंबर बी जो इसकी नेबरिंग कॉइल है, जो उसके नजदीक जो कॉइल हमने सेट की होगी, उसमें जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। When the EMF is produced in a neighboring coil by the change of current in its neighboring coil, एक नेबरिंग कॉइल में जब करंट चेंज होगी उससे क्या होगा, उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी नेबरिंग कॉइल में। उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये हो गई म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, और इसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। व्हाट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें क्या बताता है, magnetic flux linked with one coil when current of unit magnitude flows through another coil। अगर हमारे पास दो कॉइल्स है, दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस कॉइल नंबर 2, अगर इससे एक करंट 1 एम्पियर की पास होगी, कॉइल नंबर ए है, अगर इससे करंट ऑफ 1 एम्पियर पास होगी, ठीक है ना, तो ये वाली जो कॉइल बी है, इससे एट दैट टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होगा इससे लिंक्ड, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी को हम डिफाइन करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज करते हैं। देखो, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विद B2 दैट विल बी इक्वल टू M। बेसिकली मैं यहां पर लिखूंगा, जो फ्लक्स सेकंड कॉइल के साथ लिंक्ड होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1 करंट थ्रू द कॉइल 1। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल नंबर 2 में डेवलप होगा, इसके साथ जो लिंक्ड होगा that will be directly proportional to current in the coil 1, because जब coil 1 में करंट चेंज होगा, as a result of only that जो coil नंबर 2 है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहां पर लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 1। अंडरस्टैंड किया इसको भी। अब अगेन इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा एक कांस्टेंट को, और उसको मैं नाम दूंगा m, ठीक है ना। मैं लिखूंगा फाई इन, दैट मींस फ्लक्स इन कॉइल 2 दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स I1। दैट मींस ये कांस्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स द करंट चेंज इन कॉइल 1, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करो, ये हमने यहां पर बताया फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी हमने यहां पर एक्सप्रेशन लिखी। अब जो ईएमएफ होगा यहाँ पर, लेट मी चेंज द पेन, ओके। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ की फॉर्मूला हमने क्या लिखी, ईएमएफ की एक्सप्रेशन हमें क्या पता है, हमें पता है कि ईएमएफ होता है -n टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ फाई 2, ठीक है ना, यही होगा E2 बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन कॉइल नंबर 2, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं, n को मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखो n को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है ना। अब डी बाई डी टी ऑफ फाई टू को मैं क्या लिखूंगा, m टाइम्स I1, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरी एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी -n टाइम्स m एंड डी बाई डी टी ऑफ I1, ठीक है ना। ये यहां पर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाती है, इसको आप यहां पर रिमेंबर कर लीजिएगा। दैट मीन्स जो EMF प्रोड्यूस होगा अंडरस्टैंड करना, जो EMF प्रोड्यूस होगा इन कॉइल नंबर 2 that will be equal to -n is going to be the number of turns in the second coil in which we are supposed to find out the EMF, multiplied by m. What's m? M is here the constant of mutual inductance, and d by dt of I1, that means the rate of change of current in coil number 1, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से, by the reason of which जो coil number 2 है उसमें क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसके बाद एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर हम एसआई यूनिट देखोगे दैट्स आल्सो हेनरी। जिस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस का देखा, सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। इन द सिमिलर वे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स करनी है। पॉइंट नंबर 1 जो आपको यहाँ पर याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब कॉइल्स वाउंड होगी ऑन द सेम फ्रेम, जब एक ही फ्रेम में दो कॉइल्स वाउंड होगी कुछ इस तरीके से एंड सेकंड जो होगी वो कुछ इसके सेकंड अदर एंड से होगी, ठीक है ना। जब एक ही फ्रेम में दो कॉइल्स वुड बी वाउंड एट दैट टाइम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो होगी मैक्सिमम, एंड
पॉइंट नंबर 2 आपको अगेन याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो when the two coils are perpendicular, अगर दो coils perpendicular थी at that time म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होगी, दैट मींस नेग्लिजिबल होगी। यहाँ पर मैंने दो केस बताया आपको, जब भी दो कॉइल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी एट दैट टाइम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो जीरो के इक्वल टू होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फिगर में आपको बताया है, ठीक है ना। दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो इन इस केस में क्या होगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो होगी नेग्लिजिबल, और आई वुड से म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो के इक्वल टू होगी। अंडरस्टैंड करना इसको। और अगर दो कॉइल्स वाउंड होगी इन अ सेम फ्रेम, अगर एक ही फ्रेम में होगी तो एम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस एट दैट टाइम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अंडरस्टैंड किया इसको भी। अब इसी जब दो कॉइल्स आपस में एट द परपेंडिकुलर होगी, एट द 90 डिग्री एंगल होगी, इसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक टर्म को जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट, और रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको के से। व्हाट्स कपलिंग कोफिशिएंट? कपलिंग कोफिशिएंट होता क्या है, ये बेसिकली होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, 2 डिग्री कॉइल मैंने यहाँ पर लिखा है, डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड इन द फर्स्ट दैट प्राइमरी कॉइल। देखो यहाँ पर हमने दो कॉइल्स ली है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। अब कपलिंग फैक्टर को अगर हमें यहाँ पर डिनोट करना होगा तो उसको हम के से डिनोट करेंगे। हम बताएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा प्राइमरी कॉइल में, इसी को हम बोलेंगे कपलिंग फैक्टर, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, के की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव आता है के, दैट इज द कपलिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके वैल्यू की बात करोगे तो के की वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, नहीं 0 से कम होगी, दैट मीन्स नेगेटिव भी नहीं हो सकती, एंड 1 से भी ज्यादा ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड इसको भी किया। इसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इन द सिमिलर वे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको दूंगा फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स होंगी, दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस कॉइल नंबर 2, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होंगी, एट दैट टाइम अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन को हमें देखना होगा, वो क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट, दिस म्यू नॉट N1 N2, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, बिकॉज दोनों कॉइल्स क्या है, कंसेंट्रिक है, ठीक है ना, एक में कुछ अलग नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और दूसरे में कुछ अलग नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और सेम भी हो सकती है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल divided by the capital R multiplied by 2, ठीक है ना। कैपिटल R is going to be the radius of the bigger coil and small r is going to be the radius of smaller coil। इस तरीके से आप यहाँ पर दो concentric circular coils की म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 जो आपको यहाँ पर रिमेंबर करनी है, दैट इज फॉर द पेयर ऑफ टू सॉलिनॉइड्स। अगर हमारे पास दो सॉलिनॉइड्स होंगे एक ओवर द अनदर, जब दोनों को हम वाउंड करेंगे वन ओवर द अनदर, एट दैट टाइम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात अगर हम करेंगे, what will be the mutual inductance? Mutual inductance क्या होगी, वो होगी mu naught, N1 is going to be the number of turns in solenoid number 1, N2 number of turns in the solenoid number 2, A is going to be the area of cross section and L is going to be the length of the solenoid. A is going to be, this is A, this is not theta, A is going to be the area of cross section and L will be the length of the solenoid, ठीक है ना। इस तरीके से इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3 पे। व्हाट्स कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3? कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3 है फॉर द पेयर ऑफ कंसेंट्रिक स्क्वायर कॉइल्स। अगर हमारे पास कंसेंट्रिक स्क्वायर कॉइल्स है, इस तरीके से दो कॉइल्स है, ये एक कॉइल है एंड ये दूसरी कॉइल है, जो बड़ी कॉइल है इसका साइड जो है फॉर एग्जांपल वो है B एंड जो स्मॉलर वाली कॉइल है उसका साइड जो है वो है A। अगर हमें इस केस में क्या करना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 रूट 2 म्यू नॉट।
N1 is going to be the number of turns in coil number 1. N2 is going to be the number of turns in coil number 2 multiplied by A square. That A square, what's A square? A square is the area of this smaller square divided by pi times B, where B is the side of the larger square. इसको अंडरस्टैंड करना, इस तरीके से आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, जहां पर मैंने आपको बताया है, एट दैट टाइम अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो एक्सप्रेशन यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 2√2 म्यू नॉट N1 is going to be the number of turns in the square coil number 1, N2 is going to be the number of turns in the coil number 2, A square is going to be the area of smaller square, and pi times B, where B is going to be the side of the bigger square। ठीक है, इसको भी अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट हमारे पास यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हो, जिसको हम जिस तरीके से हमने रेजिस्टर्स में पढ़ा, रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। या तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, या हम उनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास दो इंडक्टर्स होंगे, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी दो वेज है। एक तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले देखो, अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो एज इन सिमिलरली जैसा कि हमने रेजिस्टर्स में किया, तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं उस टाइम रिजल्टेंट किसके बराबर आता है? R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर भी इंडक्टर में आएगा L1 प्लस L2, दैट मीन्स इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 प्लस इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2, दैट मीन्स फर्स्ट इंडक्टेंस प्लस सेकंड इंडक्टेंस, ये आ गया यहाँ पर रिजल्टेंट। ठीक है ना। लेकिन इसको याद रखना, ये तब आएगा जब हम दो इंडक्टर्स को तो सीरीज में तो हम उनको कंबाइन करेंगे। ये एक इंडक्टर है एंड कुछ दूर, बहुत दूर उससे हमने दूसरे इंडक्टर को कंबाइन किया है, लेकिन सीरीज में ही किया है। एट दैट टाइम हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, एंड सेकंड फॉर्मूला जो है इसी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज LS, दैट मीन्स द समेशन ऑफ इंडक्टेंसेस इज इक्वल टू, इन सीरीज में अगर हम देखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, पहले हमने इनको ऐड किया, और प्लस माइनस 2M, दैट मीन्स M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी का प्लस माइनस 2M यहाँ पर आएगा। ये बन जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ये कब होगा? जब कॉइल्स को हम बहुत ही क्लोज रखेंगे टू ईच अदर। ठीक है ना। इसको भी आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब ये प्लस माइनस यहाँ पर हमने लिखा, इस प्लस माइनस को हम यूज कब करेंगे? प्लस हम तब यूज करेंगे प्लस इसको हम तब यूज करेंगे जब करंट की डायरेक्शन इन बोथ द कॉइल्स विल बी सेम। जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी दोनों कॉइल्स में। और माइनस को हम कब यूज करेंगे? जब करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। इस तरीके से आपको प्लस या माइनस का यूज करना है, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन बिटवीन द टू कॉइल्स और बिटवीन द टू इंडक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये हो गई थी पहली कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इज व्हेन टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हम दो कंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो, रेजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है ना। इन द सिमिलर वे, जब हम दो इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो 1/LP होता है, दैट मीन्स द इक्विवेलेंट ऑफ द इंडक्टेंस इन द पैरेलल, that will be equal to 1/L1, 1 upon the reciprocal of the inductance number 1 plus the reciprocal of the inductance number 2। ठीक है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/LP, that means the summation, the total, the equivalent of the inductances will be equal to L2 L1 upon L1 plus L2। इसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हो गया जब पैरेलल में हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई दो केसेस नहीं बनते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पे, दैट्स ईडे करंट्स। व्हाट आर ईडे करंट्स? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट, व्हाट आर ईडे करंट्स? ये वो करंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक कंडक्टर में ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। जब एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर शीट, ये एक शीट है। ठीक है ना। अगर हम इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे वो कुछ इस एरिया में होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है ना। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने क्रॉस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जब हम इसको इस कंडक्टर शीट को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं
तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बेसिकली मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है ना। पहले इतना था, इसके बाद ज्यादा होगा, इसके बाद ज्यादा होगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर से चेंज होगा, क्यों होगा चेंज? बिकॉज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर ए बी से रिप्रेजेंट किया एक कंडक्टर शीट को। एक कंडक्टर शीट क्या होता है? बेसिकली इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कंडक्टर शीट, करेक्ट। अब जब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करूंगा, जितना मैं इसको इसके अंदर ले जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कुछ यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर तो सारा का सारा एरिया क्या होगा? कवर होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और एट द लास्ट जब मैं इसको यहाँ पर लूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ठीक है ना। अब ये जो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इससे क्या होगा? इससे करंट प्रोड्यूस होगा। कहां पर? दिस विल प्रोड्यूस करंट इन द कंडक्टर शीट। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज से जो कंडक्टर शीट है इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, और जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उसी को हम बोलेंगे ईडे करंट, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको क्या करना है। जो ईडे करंट्स होती हैं, दीज आर द थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन। ईडे करंट्स थर्मल एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ईडे करंट्स जो होती है, दीज आर बेसिकली द थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है ना। जब भी ईडे करंट्स प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगी? थर्मल, याद रखना, थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन होगी उससे, ठीक है ना। और जब थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन होगी वो क्यों होगी? एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो काइनेटिक एनर्जी हैगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी जीरो के इक्वल टू। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल टू होगा तो जो कंडक्टर प्लेट होगा, जो कंडक्टर शीट होगा, वो स्लो डाउन होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जब वो स्लो डाउन होगा तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अंडरस्टैंड करना इसको भी। देखो, एक कंडक्टर है, उसमें ईडे करंट्स का पास होते हैं, उसमें ईडे करंट्स का प्रोड्यूस होंगे। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक्ड होगा, जब वो चेंज होगा तो उसमें जो करंट्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलेंगे ईडे करंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ईडे करंट्स प्रोड्यूस होंगे होते हैं, एट दैट टाइम थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है। दैट मीन्स हीट एनर्जी भी लूज होती है, ठीक है ना। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टर गेट्स डिक्रीज्ड। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, एज ए उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एज ए रिजल्ट जो प्लेट होगा, जो कंडक्टर होगा, वो स्लो डाउन होगा। और जब वो कंडक्टर स्लो डाउन होगा, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, ठीक है ना। ये यहाँ पर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन जब होती है, उससे क्या होता है? हीट एनर्जी अगेन होती है। कुछ हीट एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड कुछ हीट एनर्जी यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज होती है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं बनता है हमारे लिए, ठीक है ना। अब इसको एक एफिशिएंट वे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो ईडे करंट्स है, ईडे करंट्स जो है, हमें इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कितनी वेज है? तो उसी को हमें मिनिमाइज करना होगा। क्यों? पहली बात ये आपको अंडरस्टैंड करना है, व्हाई इट शुड बी मिनिमाइज्ड। इट शुड बी मिनिमाइज्ड for better efficiency, or we can say in order to prevent losses, prevent electrical एनर्जी लॉसेस। अगर हम इसको अगर हम ईडे करंट्स को मिनिमाइज करेंगे, एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा? इससे होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी, वो बचेगी हमारे पास, उसमें जो लॉस आता है वो नहीं होगा, ठीक है ना। जब वो लॉस नहीं होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इसी को मिनिमाइज करने के लिए ईडे करंट्स को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? बाय टेकिंग द मेटल कोर एज द लेमिनेटेड शीट। जो मेटल जो कोर होता है उसको हम एज ए लेमिनेटेड लेते हैं। जब हम लेमिनेटेड कोर लेते हैं या लेमिनेटेड मेटल लेते हैं, जनरली हम आयरन लेते हैं, तो हम लेमिनेटेड आयरन लेंगे, ठीक है ना। जब हम कोर ऑफ दैट लेंगे तो हम उसको लेमिनेट करेंगे। जब हम उसको लेमिनेट करेंगे
उससे क्या होगा, ईडी करंट्स मिनिमाइज होंगे। जब ईडी करंट्स मिनिमाइज होंगे उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस जो होगा वो कम होगा। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस जब कम होगा उससे क्या होगा, उससे एफिशिएंसी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है ना। ओके, so these are the most important topics from the chapter electromagnetic induction. I believe आप सबने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।